नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसका कि नेट प्रॉफिट जो है डबल से भी ज्यादा देखने को मिला है क्वार्टर 4 में। तो अभी कंपनी के द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए लैंडमार्क क्वार्टर रहा है क्वार्टर 4, तो जिसमें अगर हम रिलायंस रिटेल की खास तौर पर बात करें तो काफी ज्यादा मुनाफा हमें देखने को मिला है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़ के आसपास का बना है। तो अगर इसको कंपेयर करें जो पिछला पिछला फिस्कल ईयर गुजरा, तो यहाँ पर तब 6,546 करोड़ के आसपास था। ओके, नेट प्रॉफिट। तो अभी डबल से भी ज्यादा यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है फिस्कल ईयर 2020-21 में। तो हमारा फिस्कल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे हमारे जो है 12 महीने खत्म होते हैं। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन जो है वो करते रहते हैं। जो भी हमारे यहाँ पर जीडीपी में, प्रोडक्शन में जो वृद्धि हुई है, जहाँ पर लॉस हुआ है, तो उसका कंपैरिजन करने को हमें आसानी रहती है। तो जितने भी सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में काम करते हैं ना, तो उन सभी सेक्टर्स की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है, तो उसका हर 3 महीने बाद जो है एक डाटा जारी होता है कि इतनी प्रोडक्शन बढ़ी है या कम हुई है। फिर उसका एक ओवरऑल सिनेरियो पेश होता है, जिसको हम एक नेशनल जीडीपी का नाम देते हैं, देश की एक नेशनल जीडीपी, जिसमें हम एक फिगर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4% है जीडीपी देश की, या 3% है। ओके, तो अभी इस तरीके से हमें आंकड़े जुटाने में यहाँ पर आसानी होती है। जो पॉलिसी बनाने में फिर हमें यहाँ पर आसानी मिलती है कि देश की इकोनॉमी को क्या फ्लो दिया जाए, किस ओर मोड़ा जाए, कौन सी डायरेक्शन, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल सही रहेगा। फिर उसकी हम तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। तो अभी जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है ना, तो वो यहाँ पर उसमें वृद्धि आई है 13.6% की। तो जो अभी कुल एसेट हो गया, उसकी वैल्यूएशन हो गई 1,72,095 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स निकले हैं ना, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी ब्लूमबर्ग पोल के द्वारा, तो उससे ये काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर ये अपनी जो एक्सपेक्टेशन जो ब्लूमबर्ग की थी, तो यहाँ पर वो इसको 1,38,953 करोड़ के आसपास कह रहे थे। और नेट प्रॉफिट को यहाँ पर 13,704 करोड़ के आसपास इसको कह रहे थे। लेकिन इससे ज्यादा ही यहाँ पर आंकड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर मैं भारत की फिजिकल ईयर की बात करूँ ना, तो इकलौता ही हमारा देश आप कह सकते हो कि जो मतलब 1 अप्रैल से शुरू करता है। ज्यादातर जितने भी इकोनॉमीज हैं, अगर हम चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, वो 1 जनवरी से ही यहाँ पर 1 जनवरी को शुरू करती हैं और 31 दिसंबर तक जैसे एक नॉर्मल ईयर गुजरता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अपना फिजिकल ईयर मार्केट चलती है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू करते हैं और अगले साल 31 मार्च जो आती है तब तक उसको हम खत्म करते हैं। इसमें जो बेसिक रीजन है, हमारे जो देसी महीने हैं, ओके, तो उसको हम फॉलो करके चलते हैं। हमारा जो ट्रेडिशन रहा है उसको हम नहीं छोड़ते हैं। तो अलग से हमारी एक पहचान है, उसको हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके चलते हम यहाँ पर जो है इसको इसी तरीके से आगे फॉलो करके चले। लेकिन अभी बातें आ रही हैं कि भारत सरकार जो है सोच रही है, जैसे रेलवे बजट को 1 फरवरी को कर दिया गया। ओके, तो रेलवे बजट को मिक्स कर दिया गया, जो हमारा नॉर्मल यूनिट बजट होता है। तो अभी भारत सरकार ये भी इसके ऊपर भी अभी विचार कर रही है कि हम भी जो है ना, हमारा फिजिकल ईयर 1 जनवरी से ही शुरू करें और 31 दिसंबर तक की हमारा फिजिकल ईयर जो है वो खत्म हो। लेकिन अभी सिर्फ बातें हुई हैं, अभी कोई प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिला है। और आगे यहाँ पर बात करें, जो इनका ऑयल टू टेलीकॉम जितना भी बिजनेस है, तो रिफाइनरी से इन्होंने अपना काम शुरू किया था, बाद में कपड़ों के उद्योग में आए। ओके, फिर धीरे धीरे अभी टेलीकॉम सेक्टर इनका हुआ। रिलायंस रिलायंस का इनका पहला भी यहाँ पर इनका एक कंपनी थी, स्टार्टअप थी, जो कि काफी चली। लेकिन बाद में अनिल अंबानी के पास वो कंपनी चलेगी, जिसको हम यहाँ पर रिलायंस इंडिया मोबाइल के नाम से जानते थे। बाद में वो कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ के आसपास का कर्जा हो गया, तो डूब गई। तो अनिल अंबानी के पास जितनी भी कंपनीज है, ज्यादातर वो डूब ही चुकी हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर ज्यादातर डुबाने की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूँ, तो जो जियो था, जियो ने काफी बूम लेकर आया था पिछले कुछ सालों में। 2016 के आसपास ये शुरू हुआ था, जिसके चलते काफी नुकसान काफी कंपनीज को होगा। तो यहाँ पर जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड थी, जो पुरानी कंपनी थी अनिल अंबानी की, तो वो भी जो है पूरी तरीके से कर्जे में आ गई। तो अभी ऑयल टू टेलीकॉम पूरे बिजनेस एम्पायर की बात करें कि नेट प्रॉफिट 53,739 करोड़ के आसपास है। ओके, तो यहाँ पर फिजिकल ईयर 2021 के एंड तक। और ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस की बात करें, तो यहाँ पर 60% शेयर इन्हीं का है। ओके, मतलब अगर ऑयल से लेकर केमिकल्स तक भी अगर हम बात करें, तो 60% शेयर इन्हीं का है। तो अभी पहले थोड़ा वॉल्यूम कम यहाँ पर विटनेस किया गया, इतना मतलब प्रोडक्शन नहीं हुई पैंडेमिक के चलते। बाद में धीरे धीरे फोर्थ क्वार्टर जब आना शुरू हुआ, जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक, तब धीरे धीरे यहाँ पर सर्वाइवल हुआ, डिमांड दोबारा बढ़ी और यहाँ पर काम दोबारा से, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी शुरू हो गई। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर 47.5% का राइज देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट जो है 3500 जो है ना 8 करोड़ के आसपास अभी हुआ है जियो प्लेटफॉर्म्स का। तो यहाँ पर अभी
19% की यहाँ पर जो ना बात कर रहे हैं कि ईयर और ईयर जो रेवेन्यू ना 19% के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है, तो यहाँ पर कुल रेवेन्यू जो है वो 18,278 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो उसमें भी 19% की हमें वृद्धि देखने को मिली है। और जेपीएल की अगर बात करें ना, तो इसको 2019 में बनाया गया, तो ये अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ही इसको ऑन किया जाता है। मतलब कि रिलायंस का शेयर इसमें सबसे ज्यादा है, 60% शेयर जो है ना इस जेपीएल में, जियो प्लेटफॉर्म्स में, रिलायंस का है। ओके, तो अभी देखो, आप कहोगे कि जियो तो शुरू हुआ था 2016 में, ओके, तब से फ्री नेटवर्क देना शुरू किया। तो देखो, अलग से ही ना एक यहाँ पर एंटाइटी बना दी गई है रिलायंस के द्वारा, जिसमें कि रिलायंस के द्वारा ये काम किया गया है कि अपना प्रॉफिट, अपना स्टेक जो है ना उसको बढ़ाया गया है। तो जहाँ पर 60% स्टेक मालकी जो है ना सीधी सीधी जो यहाँ पर वो मुकेश अंबानी के पास है, उनके बेटों के पास है। ओके, तो अभी ये फुली ऑन जो है ना यहाँ पर यूनिट है रिलायंस का, जिसको हम बात करें जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की बात करें। ओके, तो यहाँ पर अक्टूबर में बना 2019 में। तो यहाँ पर आगे बात यहाँ पर की जा रही है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ओके, अगर हम रिलायंस जियो इन्फोकॉम की बात करें, तो यहाँ पर और भी जो बहुत सारी यहाँ पर डिजिटल और प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रॉपर्टीज, डिजिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है की हुई है रिलायंस के द्वारा। तो टेलीकॉम बिजनेस जो है ना वो यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर जो है जेपीएल में यहाँ पर रेवेन्यू को बढ़ा रहा है। खासतौर पे हम अगर जियो नेटवर्क की ही बात करें, तो इसका ही ज्यादा यहाँ पर शेयर है, जो ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स को। ओके, तो यहाँ पर अभी जो ये क्वार्टर एंड हुआ, तो अभी इसमें दे पाया गया कि 426 मिलियन सब्सक्राइबर, ओके, इतने यहाँ पर सब्सक्राइबर थे जियो के। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया वो है यहाँ पर 73,503 करोड़ का, और जो प्रॉफिट है वो है 12,537 करोड़ का। ओके, इन द एंड ऑफ फिजिकल ईयर 2021। तो यहाँ पर हम सिर्फ जियो की बात कर रहे हैं। ओके, जियो प्लेटफॉर्म से और भी बहुत सारे अदारे आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जियो जो आप सिम यूज करते हो, यहाँ पर सिर्फ उसकी बात की जा रही है। ओके, उसके यहाँ पर रेवेन्यू और उसके प्रॉफिट की बात की जा रही है। और कंपनी का यहाँ पर कहना है कि लैंडमार्क क्वार्टर रहा है फॉर रिलायंस रिटेल। तो रेवेन्यू यहाँ पर जंप हुआ है। अगर रिलायंस रिटेल की बात करें तो यहाँ पर 23% की वृद्धि देखने को मिली। तो इतने यहाँ पर इजाफा, इतने यहाँ पर वैल्यूएशन तक जो है कंपनी पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर फैशन और लाइफस्टाइल, ग्रोसरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब में यहाँ पर रिलायंस रिटेल जो है ना काम करता है। ये सर्विसेज जो है इसके रिगार्डिंग आपको मिलती हैं। और इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है फिजिकल ईयर 2021 का, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, जो कि 5481 करोड़ के आसपास है। टोटल रेवेन्यू में यहाँ पर 3.3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पर अभी कुल जो एसेट्स हैं वो इतने यहाँ पर 1,57,629 करोड़ के आसपास के हैं। तो ये इसका यहाँ पर रीजन यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर चैलेंजिंग ईयर था 2020-21, खास तौर पर रिटेलर्स के लिए, जो यहाँ पर किसी दुकान में अपना सामान रखकर आगे बेचती है। ओके, तो अभी रिलायंस ने रिटेल ओपन किया है, तो यहाँ पर 1456 के आसपास स्टोर ओपन किए गए फिजिकल ईयर 2021 में। ओके, तो यहाँ पर आगे बात की जा रही है कि मतलब जिसके चलते जो टोटल नंबर है ना अभी इनके स्टोर्स के, वो 12,000 के आसपास हो चुके हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर जितने भी यहाँ पर है, तो अभी एरिया जो बताया जा रहा है वो है 33 मिलियन स्क्वायर फुट, जहां तक कि इनके मतलब इतने एरिया के इनके टोटल स्टोर्स 12,000 बन चुके हैं अभी पूरे इंडिया में। और आगे यहाँ पर बात करें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो यहाँ पर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो यहाँ पर जिस जिस सेक्टर में ये बिजनेस करती है, एनर्जी के सेक्टर में काम करती है, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशंस, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है भारत में। और यहाँ पर लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी भी यहाँ पर इसको कहा जा रहा है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी है। मतलब जो जो यहाँ पर पैसा लगा हुआ है ना मार्केट में से, इसके ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ही लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट ऑन्ड यहाँ पर जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो इसको भी इसने अभी सरपास किया है। अभी 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 यहाँ पर कुछ समय पहले की बात है। तो यहाँ पर बात करें कि अभी 10 सितंबर 2020 की अगर बात करें, तो उस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भारत की पहली इंडियन कंपनी बन चुकी है जो 200 बिलियन डॉलर की यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यूएशन है इसको यहाँ पर क्रॉस कर चुकी है। तो 200 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो यहाँ तक पहुंचने में काफी समय लगता है। ओके, तो अभी जो नए स्टार्टअप्स हुए हैं, शुरू होते हैं, तो यहाँ पर कम से कम ना वो सिर्फ 1 बिलियन यूएस डॉलर की ही वैल्यूएशन पा लेते हैं ना, तो यहाँ पर वो बड़ी अचीवमेंट होती है उनकी। ओके, तो अगर 1 बिलियन यूएस डॉलर की यहाँ पर वैल्यूएशन उनकी कंपनी की बन जाती है, तो उसको हम यहाँ पर टैग देते हैं कि वो कंपनी अभी यूनिकॉर्न हो गई। ओके, तो ये यूनिकॉर्न एक टैग दिया जाता है उनको, उन कंपनीज को, कि मतलब इतने पैमाने पर ये आगे बढ़ी। ओके, तो यहाँ पर 1966 में इसको बनाया गया था। ओके, तो मैंने अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो साइज है वो आपको मैंने अभी बताया। सीईओ जो है वो मुकेश अंबानी है, सन 2002 से ही। फाउंडर जो थे ना वो इनके पिताजी थे, धीरू भाई अंबानी, जो जीरो से शुरू हुए थे। और अभी देखो 200 बिलियन डॉलर की इनकी जो है ना ये जो कंपनी है वो हो चुकी है। ओके, तो देखिए ये पूरा का पूरा सिनेरियो है अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में।
तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, इस लेक्चर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपना सपोर्ट दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।